Hello everyone. We have done up to the part A, that is the lesson of industries. So next we will go through the sub classification of business, that is commerce. Okay. You already know that commerce includes two types and it is subdivided into two types, that is trade and auxiliaries to trade. Okay. So what is trade? You already know, buying and selling of goods to earn profit. Obvious, जब भी हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, that will be our trade. और जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, these are called as traders. These are called as traders. Okay. ये देखें आप, और इन एक्टिविटीज़ को हम जब भी एक्टिविटी टेक प्लेस होती है, जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं कुछ अर्न करने के लिए, डैट विल बी आर ट्रेड. और ये जो है लार्ज स्केल पर भी हम कर सकते हैं और हम इनको स्मॉल स्केल पर भी हम कर सकते हैं. बट कैसे? व्हेन एवर ट्रेड टेक्स प्लेस ऑन सम लेवल्स, इट कैन बी एट लोकल लेवल, it can be at state level and it can be at national level. अब local level, जब आप अपनी ही लोकेलिटी में, अपने ही एरिया में सामान बेचेंगे तो वो आपका लोकल लेवल होगा. ठीक, जैसे कि आपने सिवानी के अंदर सामान बेचा है तो ये आपका लोकल लेवल हो गया. लेकिन अगर आप कहीं स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल में हैगा कि आप अपनी स्टेट के अंदर सामान बेचने में, मीन्स हरियाणा के डिफरेंट जो है सिटीज़ में आप सामान को बेच रही हैं. सो इट इज़ नोन एज स्टेट लेवल. और जब आप नेशनल लेवल की बात करें, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स बाय द ट्रेडर, इट विल बी कॉल्ड एज नेशनल लेवल. ओके. सो इंटरनल ट्रेड हम तीन लेवल्स पे देखेंगे, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल. हमने इसमें पढ़ा है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड व्हेन गुड्स आर एक्चुअली परचेज्ड एंड सोल्ड एट और इन लार्ज क्वांटिटीज़ और इन बल्क क्वांटिटीज़, बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब सामान को खरीदा बेचा जाता है तो इट विल बी होलसेल ट्रेड. ठीक. बट रिटेल ट्रेड जो है वो करने का मकसद है कि रिटेल मतलब छोटे क्वांटिटीज़ में हम सामान को खरीद रहे हैं, इन स्मॉल चंक्स. होलसेल जो ट्रेड करते हैं उनको हम होलसेलर्स कहेंगे और जो रिटेल ट्रेड करते हैं उनको हम रिटेलर्स कहेंगे. तो होलसेलर्स का काम क्या है? प्रोड्यूसर से, जो कंपनी जो सामान प्रोड्यूस कर रही है उनसे जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदना और फिर स्मॉल चंक्स में किनको देना? डिफरेंट रिटेलर्स को देना. ठीक. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रिटेलर्स हैं वो क्या करेंगे कि स्मॉल चंक्स में सामान खरीदेंगे, लेकिन होलसेलर्स का काम क्या है कि वो लार्ज क्वांटिटी में सामान को परचेज या आगे फर्दर होलसेलर्स को भी सेल करते हैं वो. ठीक. बट रिटेलर्स कौन होंगे? वो पर्सन्स हु आर परचेजिंग द गुड्स एट लेस क्वांटिटी और इन स्मॉल क्वांटिटीज़. ठीक. Next classification of trade is external trade and foreign trade. External trade and foreign trade. इसके अंदर import, export और import. Import. What is import? When any country purchases the goods from outside country, it becomes import activity or import trade. Or when any country sells its product or goods to outside country, it becomes export trade. Okay, it becomes export trade. But what interport is? जहाँ पर आप सामान जो है वो खरीद रहे हैं और फर्दर किसी और कंट्री को बेच रहे हैं, that is interport. यहाँ पर आप import तो करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए. इंटरपोर्ट का मेन मकसद है टू इम्पोर्ट फॉर फर्दर एक्सपोर्ट. यहाँ पर आपकी कंट्री में कंजप्शन नहीं हो रही है, लेकिन आप हेल्प कर रहे हैं कि आप अपनी कंट्री में इंपोर्ट करें और फिर फर्दर उसको किसी और कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर दें. सो दिस इज़ द एक्टिविटी और दिस काइंड ऑफ ट्रेड इज़ नोन एज इंटरपोर्ट.
Is it clear? I hope you understand what are these. Okay, so we have done the classification of commerce into trade and its sub classification of trade into internal trade and external trade, that is it can be also said as home trade and foreign trade. Okay, तो होम ट्रेड तो आप समझ गए हैं कि जब हम अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड करेंगे एट होलसेल लेवल और इन होलसेल और इन रिटेल, सो इट विल बी आर होम ट्रेड. इट कैन बी डन इनटू लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल. ओके, बट फॉरेन ट्रेड जब हम आउटसाइड और दो कंट्रीज आपस में इम्पोर्ट सामान को खरीदेंगे बेचेंगे, दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. और जब खरीदने बेचने के लिए नहीं, सिर्फ फर्दर आगे सेल करने के लिए आप अपने सामान को इम्पोर्ट करवाएंगे और फर्दर एक्सपोर्ट कर देंगे, दैट विल बी आर इंटरपोर्ट. ओके, नेक्स्ट वी विल गो थ्रू दी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू दी ट्रेड. हम इसमें असिस्टेंस इससे प्रोवाइड करते हैं ताकि हम हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, रिस्क, इन सबको हम रिमूव कर पाएँ. ओके, पर्सन्स को भी. अब जब हम हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, यू मस्ट नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस, और व्हेन हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस इज टू बी रिमूव्ड, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस आई हैव टू चूज. किस तरह की सर्विस मुझे चूज करनी पड़ेगी, दैट इज बैंकिंग सर्विस. ओके, यू मस्ट नो. अब बैंकिंग सर्विस या बैंकिंग एंड फाइनेंस को हम इसको बैंकिंग एंड फाइनेंस भी कह सकते हैं. व्हाट बैंकिंग एंड फाइनेंस इंक्लूड्स, बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज and it provide finance for smooth flow of business activities. ठीक, आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट पर ये, ताकि आप उस पैसे को यूज़ करके स्मूथ जो है एक्टिविटीज़ को कर पाएँ. बैंक हेल्प्स द मिडिल बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ फंड्स. ये फंड्स की प्रॉब्लम को भी कम करता है. कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड मेनी अदर फैसिलिटीज सच एज कलेक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ चेक, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा. ये सब काम भी और इस तरह की फैसिलिटी भी क्या करते हैं, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं. वी विल लर्न स्लोली इन फर्दर लेक्चर्स ऑल्सो, सो आई विल गिव यू द आइडिया व्हाट बैंकिंग सर्विसेज. द बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट, अरेंजमेंट एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं. दैट वाई इट removes the hindrances of finance. Okay, next is hindrance of information. Information, you know, जानकारी. जानकारी आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जानकारी जैसे कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, from where do you get information? As you always know that producer can't come to your home directly to tell about its product. So कह रहे हैं कि यहाँ पर हम हर किसी को, कस्टमर्स को भी नहीं हम अप्रोच कर सकते. सो एडवर्टाइजमेंट जो है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में या सॉल्व करने में हेल्प करती है. एडवर्टाइजमेंट इज अ काइंड ऑफ फैसिलिटी विच वेयर प्रोड्यूसर कैन टेल अबाउट इट्स प्रोडक्ट, इट्स फीचर्स, इट्स अबाउट इट्स डिस्काउंट एंड ऑफर्स गिवन. गुड्स के रेट हम एडवर्टाइज़ करते हैं ताकि हम उसके यूजेस यानी कि उसके फीचर्स को बता सकें, उसके प्राइजेस को, उसके क्वालिटी को हम जो है लोगों के सामने ला सकें और अवेयरनेस कर सकें. इट स्प्रेड्स अवेयरनेस टू द पीपल इन द मार्केट और इन द सोसाइटी. इट ऑल्सो प्रमोट्स द सेल ऑफ गुड्स. when number of people or more and more people are aware about the product of your company, they will be using your, or they will be ready to purchase your product if the product is known to the people. It is a very good technique of sales promotion and improves the knowledge of customers. So that's why advertisement helps in increasing of sales. Okay, next is hindrances of time. टाइम का हिंड्रेंस को कैसे हम जो है ख़त्म कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग के थ्रू. अब वेयर हाउसिंग करें कि हमारा जो है प्रोडक्शन और कंजप्शन में कुछ टाइम का एक गैप रहता है. उस गैप को कवर करने के लिए हमें वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो चाहिए. इट मीन्स कि हम नहीं मान लीजिए आज आपने प्रोड्यूस कर लिया 100 या 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव प्रोड्यूस, बट यू डोंट नो व्हेन इट विल बी सोल्ड. इट कैन बी सोल्ड इन नेक्स्ट डे. It takes time. We have to
reduce that time, or we have to compensate that time, because goods are not consumed immediately. So in order to consumed throughout the, when आप देखते हैं कि जैसे वीट हो गई है, राइस हो गई है, वो एक बार में कंज्यूम नहीं की जाती, जब उसको प्रोड्यूस किया जाता है वो पूरे साल भर जो है उसकी कंजप्शन चलती रहती है. तो इस तरह से वेयर हाउसिंग ही एक ऐसी हमारे पास फैसिलिटी है जहाँ पर हम इस टाइम की हिंड्रेंस को जो है क्लियर वो कर पाएँ, मतलब सही से हम इसको रिमूव कर पाएँ. ओके, वेयरहाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ गुड्स. कुछ पेरिशेबल गुड्स होती हैं, कुछ ड्यूरेबल गुड्स होती हैं. तो पेरिशेबल गुड्स के केस में हमें किस तरह की वेयरहाउसेज चाहिए, या ड्यूरेबल है तो हमें किस तरह की वेयरहाउसेज चाहिए. वेयरहाउस फैसिलिटीज़ फैसिलिटेट दी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स वेर एवर रिक्वायर्ड. हमें ये कह रहे हैं कि हम जब भी चाहिए होता है इसकी फैसिलिटी हमें हमेशा जो है अवेलेबल रहती है. काइंड ऑफ स्टोरेज हाउसेज ऑल्सो. ओके, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस where you are supplying the goods from production place to consumption place. It includes transportation and communication. Transportation जानते हैं आप, movement of goods from one place to another, and communication means where it helps in exchange of information between producers, consumers and traders. तो कॉमन कम्युनिकेशन सर्विस जैसे पोस्टल सर्विस हो गई, टेलीफोन सर्विसेज हो गई, फैक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, इस तरह से जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में लिंक बना के रखने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचा सकें. और ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है रॉ मटेरियल्स को और अदर रिसोर्सेज को इंडस्ट्री तक और फैक्ट्रीज तक मूव करने में, और लेबर को भी एक जगह से दूसरी जगह को मूव करने में हेल्प करता है. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है रिमूव कर सकते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत असम में टी जो है प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन उसको पूरी कंट्री में पहुंचाना या आउटसाइड कंट्री में भी पहुंचाना इट कैन बी डन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ओनली. हम बिना ट्रांसपोर्टेशन के सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते. ओके, नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. रिस्क एनी अनसर्टेनिटी विच कैन कॉज डैमेज टू योर बिजनेस. तो यहाँ पर उस अनसर्टेन कॉज को या ऐसी कोई घटना हो जो हम ना प्रिडिक्ट कर पाएँ, उसको हम इंश्योरेंस एक पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम कंपनसेट कर पाएंगे. हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इट कैन हेल्प यू, और hindrance of risk can be reduced through the insurance facility. Okay, this kind of service help you to compensate the losses occurred in any uncertain period or any unpredicted time. Okay, अब यहाँ पर रिस्क जो है किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आग लगी, इट कैन बी फायर, कैन बी थेफ्ट, और इट कैन बी एक्सीडेंट, और इट कैन बी एनी नेचुरल कैलेमिटी, जैसे कि फ्लड आ गया तो आपका सामान ख़राब हो गया, आग लग गई अचानक से, या भूकंप आ गया, या हम कहें कि लोगों ने काम करना बंद कर दिया. तो इस तरह के भी बहुत सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके इस रिस्क को कम करने के लिए. नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ पीपल, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन और पीपल. अब यहाँ पर कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको कंज्यूमर्स तक जो है लिंक एक बनाने में हेल्प करेंगे. दोज आर मिडलमैन. मिडलमैन आर द पीपल हु हेल्प यू टू क्रिएट लिंक बिटवीन दी कंज्यूमर्स, जैसे कि होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. दे आर द पर्सन हु परचेज द प्रोडक्ट in bulk quantities and further sell to retailers, and retailers further sell to consumers. So this helps them, this remove the hindrance of person. जहाँ पर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये होलसेलर का काम है कि आगे रिटेलर्स को कैसे सामान बेचना है, और रिटेलर्स का काम है कि आगे कंज्यूमर्स को कैसे सामान बेचना है. कंपनी या प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक नहीं जाना पड़ता. सो इट प्रोवाइड्स अ लिंक और चेन बिटवीन दी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. ओके, so yes, this was our lecture about the industry and commerce. So you must go through the lecture properly. What you have to do next is make the detailed note of lessons delivered. और दूसरी चीज़ कि आपको असाइनमेंट बनानी है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के ऊपर. ओके,
search the history of commerce which was in India earlier times, कि किस तरह से हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडिया में थी. आफ्टरवर्ड्स आई विल प्रोवाइड यू सम नोट्स, रीड दैट concept or content, you will get the idea what was the history of commerce in India. If you have any doubt in the lecture, kindly let me know. Feel free to ask any kind of doubt. I hope you are doing well at home. Be safe, be creative. Thank you so much.